हेलो फ्रेंड, आज हम 12th की पहली क्लास शुरू करेंगे। मैथ चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। 11th में हमने रिलेशन एंड फंक्शन इलेवेंथ में हमने पढ़ा था रिलेशन। रिकॉल करने की जरूरत है। रिलेशन अपने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ये रिलेशन था क्या, कितनों को याद है? क्या एक बार रिकॉल करने की जरूरत है? 11th में सबसे पहले हमने क्या किया था? 11th में हमने शुरू किया था हेड। सबसे पहला जो 11th में टॉपिक आया था वो था हेड। हेड क्या था? हेड हमारा था एक वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन हेड। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी वेल कलेक्शन। वेल कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कनेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मतलब नो इफ एंड बट। जहाँ पे कोई भी इफ एंड बट ना हो वो हमारा क्या हो गया? वेल डिफाइंड। जैसे गुड प्लेयर ऑफ इंडिया। गुड प्लेयर ऑफ इंडिया कौन कौन होंगे गुड प्लेयर ऑफ इंडिया? अगर हम बात करें सचिन, धोनी, क्या ये गुड प्लेयर हैं? कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कुछ कहेंगे नहीं। इफ एंड बट यहाँ पर है, और जहाँ इफ एंड बट है वहां पर वेल डिफाइंड नहीं है वो। और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो हमारा हेड भी नहीं है। हेड नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा। हेड के लिए हमारे पे जो भी कलेक्शन है, जो भी ग्रुप है, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। इफ एंड बट नहीं है तभी हम वो कहेंगे कि मैथमेटिकली हेड है। एग्जाम्पल, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वेल डिफाइंड है। इवन नंबर वेल डिफाइंड है। ऑड नंबर वेल डिफाइंड है। डेली लाइफ के अंदर हम हेड क्या लेंगे? डेली लाइफ में कोई हेड ले सकते हैं? डेली लाइफ के अंदर हेड योर फैमिली मेंबर। आपकी जो फैमिली में कितने मेंबर हैं वेल डिफाइंड है, तो ये क्या होगी? ये हेड बनेगा। ऑल
स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास, ये वेल डिफाइंड है। तो ये भी हेड क्या होगा, हेड होगा। हेड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, हेड को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमने हेड बनाया एलिमेंट ए बिलोंग टू एन, एन क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, एन इज लेस देन 10, ये हमने कंडीशन लिख दी। और एक हेड को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, हो जाएगा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 लेस देन 10 5 6 7 8 9। यहाँ दो तरीके हो गए हेड को लिखने के, ना दो मेथड थे हमारे पास हेड को लिखने के। इसके बाद हमने जो 11th में पढ़ा था ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटू बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए डेल्टा बी। एक बार इनको रिकॉल करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो हेड है ए एंड बी, हमने लेट किया ए इज 1 2 3, बी इज ए बी ए, या इनको भी डिजिट में ले लें 2 3 4। बी ए माइनस बी ओके। अब क्लियर है जूम करके, हम कर लेते ए माइनस बी,
ए माइनस बी का मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो जो हमारा एग्जाम्पल है ए 1 2 3 और बी 2 3 4, बी हो गया 2 3 4, इसमें ए माइनस बी में कौन एलिमेंट आएंगे जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। देन 1 2 3 या 3 और आएगा 1 2 3, 2 और 3 बी में भी है, तो ए माइनस बी कौन एलिमेंट बचे जो बी में नहीं है, तो 2 और 3 बी में है, तो केवल एक एलिमेंट बचेगा 1। सिमिलरली बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या हो जाएगा 1 2, 2 और 3 ए में है, तो ऑल एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, तो ए में कौन सा एलिमेंट नहीं है, केवल 4 नहीं है, केवल 4 नहीं है, तो बी माइनस ए को क्या करेंगे 4। अब एक और टर्म की जो हमारी एनसीईआरटी 11th में दी थी ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी का मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए डेल्टा बी में ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए डेल्टा ए माइनस बी इज व्हाट, ए माइनस बी इज 1 यूनियन बी माइनस ए दैट इज 4, ए डेल्टा बी इज 1 4। ये हमारा 11th में हम सब कर चुके हैं। नाउ इसके बाद और क्या था 11th में, रिकॉल करिए, एक टर्म थी हमारी a इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या है, 2 हेड है ए एंड बी, उनका प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। For every A belong to A and every B belong to B, नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में कितने होंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन D, number of element into A and number of element in B। हमारे हमने कभी एग्जाम्पल लिए थे A 1 2 3 and B is 2 3 4, ये हमारे पे A में 3 एलिमेंट, B में 3 एलिमेंट, तो A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे 9, 3 into 3 9, तो A क्रॉस B में जो हमारे 9 एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, एक एलिमेंट A का लेना है, एक एलिमेंट B का लेना है, दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा ऑर्डर्ड पेयर। A क्रॉस B का पहला एलिमेंट हम A लेना शुरू करते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4, ए के बाद ए का दूसरा एलिमेंट लेते हैं 2, फिर हो जाएगा 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 4, टोटल 9 एलिमेंट हो गए। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। इसके अलावा जो था सब हेड, सब हेड पावर हेड हमारा
व्हाट इज सबसेट में क्या था, इफ all element of A are in B, then A is subset of B and B is superset of A. All element of A, if all element of A are in B, if all element of A are in B, then A is the subset of B and B is the superset of A. A hat ले लिया, A is नेचुरल नंबर, एक डिफाइन कर दिया, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 9. A हमारे में हेड वर्ड फॉर्म में क्या हो गया, 7 8 9. एक हमने दूसरा हेड लिया B, इसको हमने डिफाइन किया B इज नेचुरल नंबर बट कंडीशन लगभग वही है, यहाँ पे मिनिमम वाली में कंडीशन हटा दी, नेचुरल नंबर है तो कहाँ पे चलेगा बी 1 पे, बी हो गया 1 2 3 4 5 7 8 9. इन दोनों एग्जाम्पल में क्या है, ए के ऑल एलिमेंट आर इन बी, ऑल एलिमेंट ऑफ ए 7 8 9 आर इन बी, तो ए इज द सबसेट ऑफ B and B is the superset of A. A is the subset of B and B is superset of A. A is the subset of B and B is the superset of A. सबसेट के लिए दो है अगर मैं ये दे, ये हो गया हमारा A is proper subset of B और A B. इन दोनों में अंतर क्या, एक लाइन इक्वल वाली और आ जाती है, तो यहाँ पर आएगा A is subset of B. A is a proper subset of B and A is a subset of B. इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ केवल हम सबसेट का यूज कर रहे हैं, A और B इक्वल हो सकते हैं. लेट हमने माना M is 1 2 3 and N is after 1 2 3. So all element of M are in N, means M is subset of N. Again, all element of N are in N. N is subset of N. दोनों का कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या हो गया, N is equal to N. तो ये जो सबसेट वाली कंडीशन है, इसमें इक्वल हो सकते हैं तो हम नीचे इक्वल लगाएंगे. एक कंडीशन में क्लियर है 7 8 9 1 2 3 4 5 7 8 9. D is क्लियर है, ए है बड़ा है, हमें ए में ए बी से कम एलिमेंट है, तो इसलिए बी क्या होगा, सबसेट होगा, ए क्या होगा, बी का प्रॉपर सबसेट होगा, वो किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं होगा. तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ए सबसेट ऑफ बी. दोनों में थोड़ा अंतर है, जब इक्वल की कंडीशन आ सकती है तो हम लगाएंगे ए इज सबसेट ऑफ बी. यहाँ पे रिवर्स भी हो सकता है, बी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इक्वल की कंडीशन पॉसिबल है. अगर इक्वल है तो दोनों हेड एक दूसरे के भी रहते हैं, एम और एन इक्वल हेड है,
तो m is subset of n and n is subset of m। इन दोनों कंडीशन का कंक्लूजन निकालेंगे तो m is equal to n। जब आप a क्रॉस b a इंटू b m दोबारा आएंगे सबसेट तो यहाँ a के अंदर एलिमेंट है हमारे 4, b के अंदर एलिमेंट है 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितने जाएंगे 4 इंटू 3 दैट इज 12। और 12 एलिमेंट क्या होंगे, पहले a का एक एलिमेंट लेते हैं 1, तो हम कंबाइन करें b के साथ तो 1, यहाँ एक एलिमेंट 1 और इधर b के 3 एलिमेंट 1 देगा, 3 एलिमेंट 2 देगा, 3 3 3 मीन अगर यहाँ m एलिमेंट और b में n एलिमेंट है तो ईच एलिमेंट a का ईच एलिमेंट n एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे m इंटू n। समझा फॉर्मूला, यहाँ m इंटू n 12, तो 12 एलिमेंट हमारे a इंटू b जाएंगे 1, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 2, 2, 4, 2, 6, then 3, 2, 3, 4, 3, 6 और फिर 4 वाला 4, 2, 4, 4, 4, 6 इनको इधर लिख लेते हैं 3, 2, 3, 4, 3, 6। a क्रॉस b के अंदर 12 एलिमेंट हो गए। अब इनका आता नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n, n कर लो 2 टू द पावर n। n क्या हो जाए, n है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट। a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट है m इंटू n, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इफ n a is m and n b is n। हमारे कितने जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट इन a क्रॉस b is 2 to the power number of element in a cross b, that is 2 to the power n a cross n b। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a cross b कितने होंगे हमारे 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन a cross b, a cross b। नंबर ऑफ एलिमेंट a cross b कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट b। नंबर ऑफ a में कितने एलिमेंट हमने लिए m और नंबर ऑफ b में कितने एलिमेंट लिए n, 2 की पावर m क्रॉस n। एक पर्टिकुलर एग्जांपल में a में हमारे 4 एलिमेंट है, b में 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ a क्रॉस b के जिसमें 12 एलिमेंट है तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 12। अब जो चाहे वो लिख के चेक कर सकता है ना। कुछ इनके सबसेट हम ले लें, सबसेट क्या इनमें से कुछ भी हम ले सकते हैं ना। और इससे पहले एक डेफिनेशन और दी है उसमें, एनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b is a relation from a to b। Any subset of a cross b is a relation from a to b।
तो यहाँ कितने हेड बनेंगे, 2^12। कुछ हम ले लेते हैं रिलेशन को हम आर में डिनोट करते हैं, इसमें हम कुछ उठा लेते हैं 1, 2, 2, 4 और 4, 4। दूसरा रिलेशन सेपरेट बनाते हैं 1, 1, 2, 2, 1, 1 नॉट एलिमेंट 1, 4 और 2, 2। दो एलिमेंट ले लेते हैं R3 1 नहीं लेंगे 3, और 3, 2। हमने 3 रिलेशन लिया है। टोटल कुल कितने हेड होंगे, 2^12। इनकी जब मैपिंग थी, मैपिंग थोड़ा सा देखते हैं। R1 मैपिंग आता फ्रॉम A to B। ये हमारा है A, ये B। इसके अंदर हमारे एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4 और B के अंदर थे 2, 4 थे। R1 1, 2, 3, 4 B के अंदर थे 2, 4 है। हमारी R1 मैपिंग थी A to B। R1 के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है 1, 2, 2, 4, 4, 4। 1, 2 1, 2, 2, 4 और 4, 4। 3 एलिमेंट हमने 3 एरो लगा दिए। जो इनिशियल पॉइंट है एरो का 1, 2, 4, ये हमारी हो गई प्री इमेज 2, 1, 2, 4। और इमेजेस क्या है हमारी, जो हेडिंग एलिमेंट है एलिमेंट फ्रॉम B 2, 4, 4 एंड इमेजेस 2, 4। R2 1, 4 एंड 2, 2 दोनों हेड हमारे इनिशियली वही थे A एंड B। A के एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4 एंड B के एलिमेंट थे 2, 4 है। R2 के एलिमेंट था 1, 4। R2 का एलिमेंट था 1, 4 और R दूसरा एलिमेंट था 2, 2। तो यहाँ हमारी प्री इमेज होगी, हेड ऑफ प्री इमेज 1, 2 और हेड ऑफ इमेज 2, 4। क्योंकि आप 2, 4 है, 4, 2 एक ही बात है। देन R3 1, 2, 3, 4 एलिमेंट ऑफ A एंड 2, 4 है एलिमेंट ऑफ B। R3 का नोटेशन क्या हो जाएगा, मैपिंग 3 to है एंड 3 to 2। तो यहाँ पे जो हमारी प्री इमेज है, प्री इमेजेस हैं ओनली 3, केवल एक ही एलिमेंट है जो हेड के अंदर इमेज बना रहा है एंड इमेज 2, 5। ये 3 एग्जाम्पल है। कुल कितने रिलेशन बनेंगे, टू द पावर 12। टोटल टू द पावर 12। आगे अगर हम चले तो फंक्शन या टाइप ऑफ रिलेशन, ये हमने 11th में किया था, 12th में किया था हमारा टाइप ऑफ रिलेशन। इलेवेंथ में हमने क्या, 11th में हमने
यहाँ तक किया हुआ था इमेज प्री इमेज नाउ इन 12। एक हमने हेड लेते हैं 1 2 3, तो क्या एक रॉ ए डिफाइंड होगा? एक रॉ ए भी डिफाइंड होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 टोटल 9। अब जो रिलेशन बनेगा आर के any relation from A to B लिखते हैं 11 हम यहाँ पे अगर एक ही हेड के अंदर रहेगा A to A ना लिखने की जगह बेटर होगा R is a relation on A। तो हमने क्या कर दिया A to A की जगह रिप्लेस कर दिया on A। on A तो in the total अब कितने हेड होंगे? number of head of A cross A या number of relation are 2 to the power number of element in A या number of element of in A और number of element A का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या होगी? यहाँ भी A है यहाँ भी A, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रहेगा? देन पर्टिकुलर एग्जांपल में 3 है तो 2 टू द पावर 9। ठीक, ये रिलेशन इसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन हमारा 12th का टॉपिक है ना, तो हम 11th वाले टॉपिक के रिलेशन वगैरह थे इनको हटाएं। इसके अंदर मेन जो 3 टाइप के हैं पहला है हमारा रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव अगर आर हमारे पास कोई हेड है, आर कोई रिलेशन है, आर इज डिफाइंड ऑन ए, तो आर जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्टिव कब होगा? वो रिफ्लेक्टिव तब होगा जब हमारी कंडीशन होगी आर के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? ए कॉमा ए में ये डुप्लेक्स होना चाहिए। जो इनिशियल एलिमेंट है वही ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट होगा। Hence that for every A belong to A, R relationship हेड के ऊपर डिफाइंड है, उसमें जितने भी एलिमेंट है सबका डुप्लेक्स अगर R में है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रिफ्लेक्टिव रिलेशन वो होगा। एग्जाम्पल अगर A को हम ले लें 1, 2 दो ही एलिमेंट है, तो R के अंदर रिफ्लेक्टिव होने के लिए R1 अब डिनोट करते हैं। R1 के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? 1 का डुप्लेक्स, 2 का डुप्लेक्स, 1, 1, 2, 2। बाकी कुछ भी हो ये दोनों एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ये दो एलिमेंट हैं तो R हमारा रिफ्लेक्टिव एलिमेंट होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्टिव एलिमेंट नहीं होगा। ये हमने ले लिया 1, 2, 3। अब R के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? इन तीनों के डुप्लेक्स होना जरूरी है। 1, 1, 2, 2,
3,3। ए में 3 एलिमेंट हैं तो ये 3 डुप्लेक्स होने जरूरी है, बाकी चाहे कुछ हो चाहे ना हो, अगर ये तीनों डुप्लेक्स यहाँ हैं तो आर हमारा रिफ्लेक्टिव रिलेशन होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों रिफ्लेक्टिव एलिमेंट हमारे टाइप 2 है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन है if a comma b is element of R। सिमेट्रिक कंडीशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन को हम किसी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे, जब वो कंडीशन फुलफिल करेगा। R हमारा A के अंदर डिफाइंड है। इफ A कॉमा B बिलोंग टू R वेयर, नेचुरली की बात है A पे डिफाइंड है तो A B क्या होंगे, दोनों A के एलिमेंट होंगे ना। इफ A कॉमा B बिलोंग टू R देन B कॉमा A आल्सो इन R। अगर हम यही ले लें, A को हमने सेट ले लिया 1, 2, 3, R1 हमने कोई एग्जांपल लिया 1, 3। तो अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन है तो R1 के साथ क्या होना चाहिए, इसका अपोजिट रिवर्स। यहाँ ए बी है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। यहाँ क्या है 1, 3, 1, 3 का रिवर्स क्या होगा 3, 1। ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के कोई मतलब नहीं है, आर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका अपोजिट भी आर में है तो सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्टिव में क्या था, ए में जितने भी एलिमेंट थे उनका डुप्लेक्स हमारे पास, ए में जितने भी एलिमेंट थे उनका डुप्लेक्स अगर आर में था तो हमारा होता था रिफ्लेक्टिव। लेकिन सिमेट्रिक में ए के नंबर ऑफ एलिमेंट की कोई मतलब नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, आर में जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिवर्स भी आर में ही होना चाहिए। यहाँ 3 एलिमेंट है तो 3 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 9। देखिए 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3 या जो भी आप लेना चाहें। ठीक, 9 में हमने ले लिए 3 छोड़ दिया। 3 छोड़ने के बाद क्या, ये R2 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बनता है। हम चेक करते हैं, पहला एलिमेंट R2 का 1, 1, 1, 1 का रिवर्स 1, 1 ऑलरेडी है। मैं A भी है तो B ए चेक करना, 1, 1, 1, 1 ये अपने आप है, इट हेल्प। 1, 2 का रिवर्स 2, 1 तो ये पेयर बन गया, रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। 3, 1 and 1, 3 ये पेयर बन गया, ये भी सिमेट्रिक की कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। हमारे पास क्या 2, 3 आर में है बट 3, 2 नहीं है। मैं 2, 3 बिलोंग टू आर बट 3, 2 नॉट बिलोंग टू आर। तो क्या हो गया, 2, 3 हमारा R2 में है ना, R2 में है लेकिन 3, 2 नहीं है। तो अगर 2, 3 R2 में है और 3, 2 नहीं, मतलब रिवर्स R2 में नहीं है, तो जो हमारी सिमेट्रिक वाली कंडीशन थी क्या थी, इफ A, B बिलोंग टू R देन B, B, A बिलोंग टू R। तो अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम क्या कहेंगे, R2 इज नॉट सिमेट्रिक है
करना है, R2 क्या होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और आर सिमेट्रिक कंडीशन चेक करने के लिए हमें क्या करना है, A, B बिलोंग टू R देन B, A बिलोंग टू R। R2 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हमें केवल चेक करना है कि उनका रिवर्स है या नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हो सकता है आपको A भी ना मालूम हो, तब भी आप चेक कर लेंगे, लेकिन रिफ्लेक्टिव के लिए हमें A का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव में A के जितने भी एलिमेंट हैं उनका डुप्लेक्स हमारे पास होना चाहिए। A में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 2 2 2 3 3 तीनों क्या होने चाहिए हमारे पास R में होने चाहिए। थर्ड कंडीशन है हमारे पास ट्रांजिटिव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है अगर क्या चेक करें। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए की कंडीशन चेक करने के लिए हमें क्या करना है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन है इफ हम बेसिक अपना ए ही रखेंगे, उसके आगे करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन है इफ A, B, B, C बिलोंग टू R। मीन अगर हम दो पेयर ऐसे उठा पाए, दो पेयर हमने वो ले लिए A, B एंड B, C बिलोंग टू R। रिलेशन R में हमने दो एलिमेंट ऐसे ले लिए कि पहले एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट, पहले एलिमेंट के ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कॉमन है। तो जो बाकी बचे हुए तो हमने लिया 1, 3 और 3, 2 माना रिलेशन के एलिमेंट है 1, 3 एंड 3, 2। तो अब अंदर जब कंडीशन ये होनी चाहिए कि पहले एलिमेंट का पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। अगर ये दोनों कॉमन हैं तो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है 1, 2 वो R3 में अगर है तो ये ट्रांजिटिव होंगी। ये है हमारे पास यहाँ 9 एलिमेंट हो गए। हमने R4 ले लिया 1, 3, 3, 2 बंद कर दिया। केवल दो एलिमेंट लिए 1, 3 एंड 3, 2। तो क्या ट्रांजिटिव होगा? हमारी जो कंडीशन है 1, 3, 3, 2 बिलोंग टू R4, लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए 1, 2। इन दोनों का जब कंबाइन करेंगे 3, 3 कैंसिल 1, 2 बचा, तो 1, 2 R2 में होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। क्या होगा 1, 2 इज नॉट बिलोंग टू R4 में R4 is not transitive। R4 ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट है, दोनों का पेयर बन रहा है, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट है हाइड करके मिडिल एलिमेंट को वो R1, 2 नहीं आ रहा है। एक और हम लेते हैं 1, 1, 2, 2, 1। तीन एलिमेंट हमने ले लिए 1, 1, 1, 2, 1। क्या ट्रांजिटिव है? तीन एलिमेंट हैं, तो हमें ऐसे एलिमेंट पेयरिंग बनानी है जिसमें एक का सेकेंड एलिमेंट और दूसरे का पहला एलिमेंट कॉमन हो। तो 1, 1, 1, तो यहाँ ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। A भी 1, B भी 1, A भी 1।
तो 1,1 रिजल्टेंट 1,1 तो R4 में है, तो पहला राउंड क्लियर। तो R4 में इन दो एलिमेंट अगर R1 को लें, जब भी हमारा डुप्लेक्स होगा तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा वही एलिमेंट अपने आप चलेगा। 1,1 1,2 के साथ पेयर बना रहा है 1,1 1,2, रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों वन हाइट बचा हुआ क्या हो गया 1,2। ये तो R4 में है क्योंकि खुद ही यही एलिमेंट है। तो जब भी आप चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए डुप्लेक्स को काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड। जब भी हमारे पे A, टाइप के आएंगे एक कंडीशन में, नो वरी अबाउट A, ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करने के लिए A, को आप कंसीडर ही मत करो, वो आपके रिजल्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। अगर आप केवल A, को लोगे तो रिजल्टेंट A, है। A, को A, B के साथ रिजल्ट ट्राई करोगे तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए A, B वो ऑलरेडी है। A, आप कंबाइन करो A, तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट A, ये ऑलरेडी होगा, यही क्या है। या आप कॉम्बिनेशन बनाओगे A, B, या डुप्लेक्स आप पहले लिखोगे A, और फिर A, B। इन दोनों का रिजल्टेंट ये कॉमन हो गया तो बच्चा A, B, वो ये रहा। A, कैंसिल बचा A, B, वो ये रहा। तो मीन जब भी आप डुप्लेक्स वाले एलिमेंट यूज कर रहे हैं, आपके रिलेशन में जब भी डुप्लेक्स एलिमेंट हो A, या A, जब भी डुप्लेक्स एलिमेंट है तो आपको ट्रांजिटिव में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उन एलिमेंट को आप अलग छोड़ दो, बाकी एलिमेंट के आप पेयरिंग बनाओ। जैसे हमारा R5 के अंदर 1 डुप्लेक्स को छोड़ देते हैं, ये दो बचे, इन दो की पेयरिंग बनाते हैं, तो 1, 2, 1, इनका रिजल्टेंट क्या होगा 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 1। अरे वाह, ये तो ट्रांजिटिव है, लेकिन ध्यान रखो कि हम इनको रिवर्स करके भी पेयरिंग बन रही है। 1, 2 में 2, 1 पहले लेते हैं और 1, 2 लेते हैं, तो 1, कैंसिल, क्या बचा 2, 2 R5 में नहीं है। तो अगर कोई भी एक आपका कॉम्बिनेशन ऐसा बच जाता है जिसका रिजल्टेंट ट्रांजिटिव कंडीशन का पर्टिकुलर रिलेशन में नहीं है, तो आप हेड को ट्रांजिटिव नहीं बोलोगे। मीन R5 is not transitive। R5 ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1, के साथ जितने कॉम्बिनेशन आपने लिए सब ट्रांजिटिव प्रूफ हैं, डुप्लेक्स होते हैं, हमें चेक करने की जरूरत नहीं। 1, 2, 2, 1 को हमने लिया, इतने ट्रांजिटिव कंडीशन को फुलफिल कर दिया, दैट इज 1, 1 इन R5। लेकिन अगर हम 1, 2 और 2, 1 ना लेके 2, 1, 1, 2 लें, 2, 1, 1, 2, तो 1 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए 2, 2। वो तो हमारा R5 में है ही नहीं। तो अगर वो R5 में नहीं है तो हम क्या करेंगे, R5 को ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, R5 ट्रांजिटिव नहीं है, R5 ट्रांजिटिव नहीं है। है ना, तो एक बार हम दोबारा से रिकॉल करते हैं कंडीशन। रिफ्लेक्टिव की कंडीशन क्या थी, है ना, पहले हम रिलेशन आर हमारा कहाँ डिफाइंड है, ऑन ए क्रॉस ए के जगह हम लिखेंगे ए। रिफ्लेक्टिव के लिए क्या कंडीशन थी, इफ
ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका डुप्लेक्स अगर आर में है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए में जितने भी एलिमेंट है फॉर एवरी ए क्या ए कॉमा ए क्या होना चाहिए, आर में हमारा होना चाहिए, आर के एलिमेंट होने चाहिए। अगर वो आर के एलिमेंट है, अगर ए कॉमा आर के एलिमेंट है तो आर हमारी कंडीशन फुलफिल होगी, दैट इज रिफ्लेक्टिव रिलेशन। नंबर 2, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। अगर आर के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है और रिवर्स एलिमेंट भी आर में है, तो वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। थर्ड हमारा था ट्रांजिटिव, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। यहाँ ट्रांजिटिव के लिए हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो चेक करना बहुत जरूरी है, जब हम चेक करेंगे। दो एलिमेंट लेना, ये पहले वाले का है नहीं तो दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। अगर ये कॉमन नहीं है तो कंडीशन भी नहीं चेक होगी, कंडीशन ही चेक नहीं होगी तो ट्रांजिटिव होगा। ए कॉमा बी ए आर। अब ये रिलेटिव क्या होना चाहिए, ये कॉमन एलिमेंट को छोड़ के बाकी का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो हमारा आर में होना चाहिए। एक रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्टिव के लिए क्या है, ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका डुप्लेक्स हमारे पास होना चाहिए, तो हमारा रिफ्लेक्टिव एलिमेंट होगा। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। अगर कोई भी एक एलिमेंट हमारा आर में है तो रिवर्स भी आर में होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ई आर इन ए। हमारे लिए कोई दो ऐसे पेयर बन रहे हैं जिनमें पहले का दूसरा एलिमेंट और दूसरे का पहला एलिमेंट आर में है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होना चाहिए, आर में अगर है ए कॉमा ई, पहले वाले का फर्स्ट दूसरे वाले का सेकंड, उनका कॉम्बिनेशन आर में है, रिलेशन आर का एलिमेंट है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। अब एक ट्रांजिटिव में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ए कॉमा बी। A is brother of B। हमने हेड को डिफाइन किया R, हमने एलिमेंट लिया A कॉमा B और कंडीशन क्या लगा दी, A is brother of B, और हमने अंदर दो एलिमेंट ले लिए R। A is brother of B and B is brother of C, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, हम चेक करते हैं। A कॉमा B में A is brother of B and दूसरा एलिमेंट हो गया B is brother of C। A B का भाई है और B C का भाई है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड C, नेचुरली की बात है। A is brother of C when A comma A is alpha element of R। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, ब्रदर के केस में ब्रदर के केस में ट्रांजिटिव है। अब ब्रदर को हम अगर चेंज करते हैं, फादर करते हैं, A is father of B and है ना, R का एलिमेंट हमने लिया A कॉमा B, A is father of B, A is father of B and B कॉमा C, A is father of B and B is father of
ए, दो एलिमेंट हमारे पास है ए कॉमा बी, मतलब ए इज फादर ऑफ बी। दूसरा एलिमेंट बी कॉमा ई, मतलब बी इज फादर ऑफ ई। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया हमारा ए इज फादर ऑफ बी। ए जो है बी का फादर है, बी क्या है? ए का फादर है। ए इज फादर ऑफ बी एंड बी इज फादर ऑफ ए, मतलब ए इज ग्रैंडफादर ऑफ ही। ए हमारा क्या हो गया? ही का ग्रैंडफादर। तो अब ये ए कॉमा ही वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी? ए कॉमा बी, ए इज फादर ऑफ बी, लेकिन ए और ही के केस में क्या रहा? ए इज ग्रैंडफादर ऑफ ही। तो हमारी जो फादर वाली कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं होती। तो जब हम फादर का रिलेशन लेते हैं तो फादर वाले केस में ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, वाइफ। ए आर ए कॉमा बी, ए इज वाइफ ऑफ बी। तो हमारे पास दो एलिमेंट हो गए, ए कॉमा बी क्या होंगे ये एलिमेंट? इज इट पॉसिबल? ए इज वाइफ ऑफ बी। हमने दो एलिमेंट लिए, इफ ए कॉमा बी मीन ए इज वाइफ ऑफ बी। ए जो है बी की वाइफ है। तो दूसरा एलिमेंट हमें क्या चाहिए ट्रांजिटिव कंडीशन के लिए? बी कॉमा ही, मतलब बी इज वाइफ ऑफ ही। क्या ये पॉसिबल है? अगर हम चेक करें, ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब ए हमारे पास क्या हो गया? ए वाइफ है, ये फीमेल एंड दिस इज मेल। अगेन बी इज वाइफ ऑफ ही। बी क्या होना चाहिए? बी वाइफ है तो फीमेल होनी चाहिए, लेकिन बी क्या? मेल। तो कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है वाइफ के केस में। तो अगर आर को हमारे पास हेड है ए कॉमा बी, वेयर ए इज वाइफ ऑफ बी, तो हमारे पास ए कॉमा बी तो एलिमेंट मिल सकता है, लेकिन फिर बी कॉमा की एलिमेंट नहीं मिलेगा। ए कॉमा बी आर का एलिमेंट तो हो सकता है, लेकिन अगर ए कॉमा बी हो गया तो बी कॉमा बी आर का एलिमेंट नहीं होगा। और जब हमारे पे ऐसी कंडीशन ही नहीं बनेगी ट्रांजिटिव वाली, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव ये तब ट्रांजिटिव ये होगा अगर की कंडीशन नहीं बन गई। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या? अगर ये दोनों एलिमेंट हैं और ये हो तो ट्रांजिटिव होगा। अगर ये दोनों एलिमेंट ही नहीं है तब भी ट्रांजिटिव होगा। तो 5 के केस में क्या हो गया? ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बनी कि जिसमें हम दो एग्जाम्पल दे पाएँ और उसको दिखा दें कि रिजल्टेंट इसमें नहीं है। अगर ये वाइफ है तो ये ट्रांजिटिव होगा। ए कॉमा बी कॉमा सी वाली कंडीशन ही नहीं बन रही, इसलिए हम कहेंगे ट्रांजिटिव है। अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल, क्लास 1 to 8 बहुत सारे बच्चों ने अभी पेपर एनुअल पेपर दिए, बहुत सारे बच्चों ने एनुअल पेपर नहीं दिए, लेकिन सब क्या हो गए? प्रमोट हो गए, क्योंकि उन्होंने जब पेपर ही नहीं दिए तो हम कैसे कहते हैं कि वो फेल हो गए। अगर पेपर ही नहीं दिए तो फेल कैसे हो गए? जब ये कंडीशन ही नहीं थी फेल की तो उन्हें हम फेल कैसे डिक्लेयर कर दें? उन्हें हम अगली क्लास में प्रमोट कर दिया। उन्हें हमने अगली क्लास में प्रमोट कर दिया। मतलब जब भी हमारे पे कंडीशन होगी और कंडीशन फेल हो जाए, केवल एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। ए कॉमा बी कॉमा ही है, कंडीशन मिल गई और वो फेल हो गई तभी ट्रांजिटिव नहीं होगा, जैसा फादर वाले केस में होता। ए बी का फादर है, बी सी का फादर है, तो ए सी का क्या होगा? ग्रैंड फादर होगा, फादर नहीं होगा। कंडीशन फेल हो रही थी तो हमने कह दिया ट्रांजिटिव नहीं होगा। ब्रदर वाले केस में ए बी का फादर ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो ए सी का क्या होगा? ए सी का क्या होगा? ब्रदर ही होगा। तो कंडीशन फुलफिल हुई, हमने कहते हैं ट्रांजिटिव है। वाइफ वाले केस में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं मिला हमें, और जब कॉम्बिनेशन ही नहीं मिला तो हम क्या कहेंगे कि ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन फेल होता तब ट्रांजिटिव नहीं होता।
अभी तो कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो एक टेंटेटिव है। तो 12th के अंदर हमारे ये 3 टॉपिक हैं, 3 टाइप के रिलेशन हैं, इन पे आप थोड़ा हार्ड वर्क करो, हम कल देखते हैं आगे। ओके बाय, थैंक। अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में लिखो या व्हाट्सएप करो, तो हम कल लेंगे।